आज के सेशन में हम भेड़ों और बकरियों में पेट के कीड़ों, ख़ास तौर पर जो स्टोमिक वर्म्स हैं, जो मैदे के कीड़े हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जानवर में जब मैदे के कीड़ों का हमला हो जाता है तो उसमें अलामात कौन कौन सी आती हैं और उन अलामात की मौजूदगी जब ज़ाहिर हो जाती है तो आप लोगों ने जानवर की ट्रीटमेंट क्या करनी है और जानवर को इस तरह के कीड़ों के हमले से बचाना कैसे है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल वीडियो से इस्तिफादा हासिल हो। भेड़ों और बकरियों में पेट के कीड़े एक बीमारी काज करते हैं जिसको पैरासिटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। और ये पैरासिटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है एक्चुअली ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक गैस्ट्राइटिस और दूसरी एंटेराइटिस। नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें दो तरह के वर्म्स जो हैं कीड़े, इसमें दो तरह के कीड़े बीमारी काज करेंगे। पहले नंबर पर ऐसे कीड़े जो गैस्ट्राइटिस काज करते हैं, जो मैदे में रिजाइड करते हैं, मैदे के अंदर मौजूद होते हैं और वो मैदे की सोजिश करते हैं तो उसको गैस्ट्राइटिस कह देते हैं। और दूसरे नंबर पर जो एंटेराइटिस काज करते हैं वो ऐसे कीड़े होंगे जो जानवर की आंतड़ियों के अंदर मौजूद होते हैं और आंतड़ियों में खून चूसने की वजह से जानवर की आंतड़ियों में सोजिश करते हैं और एंटेराइटिस का बायस बनते हैं, जानवर को पेचिस लग जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ जो मैदे के अंदर मौजूद कीड़े होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मैदे के अंदर जो कीड़े मौजूद होते हैं उनमें तीन तरह के वर्म्स, तीन तरह के कीड़े होते हैं। सबसे पहले हिमांकस कंटार्टस, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्राटेजिया और तीसरे नंबर पर ट्राइकोस्ट्रॉन्गुलस किस्म के जो कीड़े हैं वो जानवर के मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पर जो एबोमेजम हिस्सा है, जो ट्रू स्टमक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं और ये कलेक्टिवली गैस्ट्राइटिस काज करते हैं। ये तीनों वर्म्स मिलके गैस्ट्राइटिस काज करते हैं। इन तीनों किस्म के कीड़ों में से जो सबसे पहले नंबर पर हिमांकस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये प्योरली ब्लड सकिंग पैरासाइट है। जानवर के स्टमक में ये खून चूसता है और खून चूसने की वजह से जानवर में खून की कमी हो जाती है, उसको अनीमिया हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। हिमांकस कंटार्टस जानवर में तीन तरह का अटैक करता है, ये तीन तरह की बीमारी करता है। पहले नंबर पर ये पर अक्यूट, दूसरे नंबर पर अक्यूट और तीसरे नंबर पर क्रोनिक टाइप की बीमारी करता है। जो पर अक्यूट किस्म की बीमारी है इसमें बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जानवर के मैदे के अंदर कीड़े चले जाते हैं, दाखिल होते हैं और वो जानवर के जिस्म से खून चूसते हैं और उसकी वजह से जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। इस तरह के हमले में जानवर की एक हफ्ते के अंदर अंदर बगैर कोई अलामात शो किए, बगैर कोई अलामात ज़ाहिर किए जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। जो दूसरी किस्म की बीमारी है जिसको अक्यूट हिमांकोसिस कहते हैं, उसमें जानवर के मैदे के अंदर कीड़े दाखिल होते हैं लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जानवर की अचानक या जानवर की एक हफ्ते के अंदर अंदर मौत वाक़ई हो जाए। ये बीमारी भी जानवर में खून की कमी का बायस बनती है और इसमें जानवर की जो जबड़े वाली जगह है, जबड़े के नीचे वाली जगह है या टांगों पर अडीमा हो जाता है, उसको सोजिश हो जाती है। और इस अडीमे की या इस सोजिश की ख़ास बात यह है कि जब आप उसको अंगूठे के साथ या उंगली के साथ प्रेस करेंगे तो उस पर निशान बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप देखते हैं कि आटा गूंदते वक्त जब उसको प्रेस करते हैं तो उस पर निशान बन जाते हैं। इस जिसको पिट ऑन प्रेशर कहते हैं, आप प्रेशर लगाते हैं तो उस जगह पर अंगूठे का निशान बन जाता है। जो तीसरी किस्म की बीमारी हिमांकस कंटार्टस काज करता है उसको क्रोनिक फॉर्म कहते हैं और क्रोनिक फॉर्म के अंदर सिर्फ जानवर में खून की कमी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। जो क्रोनिक फॉर्म है इसमें सिर्फ जानवर में खून की कमी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। जानवर जब उसको रेवड़ के अंदर लेकर जाते हैं तो जानवर जल्दी थक जाता है या फिर जानवर पीछे पीछे बाकी जानवरों से पीछे पीछे चलता है। तो थोड़ी देर चलने के बाद जानवर बैठ जाता है, मुंह खोलकर सांस लेना शुरू कर देता है क्योंकि जानवर के जिस्म में खून की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है तो डेफिनेटली जानवर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब उसकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती पूरी तरह से तो जानवर मुंह खोलकर सांस लेता है, जल्दी थक जाता है, लेथार्जिक हो जाता है।
ये सारी अलामात जो हैं ये क्रोनिक हेमोंकस कंटार्टस की हैं। इस पेशेंट में आप देख सकते हैं कि खून की कमी की वजह से जानवर की आइज़ का कलर सफ़ेद हो चुका है और उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल स्टीली हो गए हैं। ये एक दूसरा पेशेंट है जिसमें अनीमिया होने के साथ साथ डिहाइड्रेशन भी है, जो कि मिक्स इन्फेक्शन को ज़ाहिर कर रही है। अब इस पेशेंट में आप देखें कि जबड़ों के नीचे वाली जगह जो है उसकी स्वेलिंग हो गई है और साथ में इसको अनीमिया भी हो रहा है। इसकी आइज़ वाइट हो रही हैं। खून की कमी की वजह से जानवर को कमज़ोरी हो जाती है और अक्सर जानवर बैठ भी जाते हैं और जब चराई पे लेके जाएं तो जानवर थोड़ा सा चलने के बाद बिल्कुल मुंह खोलकर सांस लेना शुरू कर देते हैं। अब आप इस पेशेंट पर गौर करें तो इसको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है। थोड़ा सा चलने के बाद जानवर का सांस फूल जाता है और जानवर को बॉटल जा भी है, उसके जबड़ों के नीचे भी पानी जमा हो चुका है। जानवर की आँखों की झिल्लियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं जो खून की कमी को ज़ाहिर कर रही हैं और इसी खून की कमी की वजह से जानवर को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है। अब इस बीमारी की ट्रीटमेंट और इलाज डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना चाहता हूं कि फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गलत परसेप्शन पाई जाती हैं इस बारे में कि अगर जानवर के जिस्म पर कोई सोजश निकल आती है, ख़ास तौर पर टांगों पर और जबड़े के नीचे, जिसको बॉटल जा कहते हैं। बॉटल जा जब किसी भी जानवर में देखते हैं तो लोग ये परसेप्शन कर लेते हैं कि इस जानवर के अंदर लिवर फ्लूक का हमला हो गया। हालांकि बॉटल जा जस्ट एक अलामत है, ये किसी भी बीमारी की तशख़ीस नहीं है। ये लोगों में गलत परसेप्शन पाई जाती है कि बॉटल जा देखते ही जानवर में वो तशख़ीस कर देते हैं कि इस जानवर को लिवर फ्लूक का, जो जिगर के कीड़ों का हमला हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मिसाल के तौर पर हेमोंकस कंटार्टस है जिसमें ब्लड की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से जानवर के जबड़ों के नीचे सोजश आ जाती है। इसी तरह लिवर फ्लूक के अंदर भी आ जाती है। इसी तरीके के साथ बहुत सी दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जानवर के जबड़े के नीचे सोजश आना शुरू हो जाती है। जबड़े के नीचे सोजश आती क्यों है? बॉटल जा जानवर के अंदर क्यों डेवलप होता है? बॉटल जा इसलिए डेवलप होता है कि जैसे ही जानवर के खून में प्रोटीन की कमी होती है, मिसाल के तौर पर जो खून चूसने वाले कीड़े हैं वो जानवर के जिस्म से खून चूसते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन और दूसरी एल्बुमिन प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो जानवर के जिस्म में वाटर की ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। वो वाटर बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, तो जब उनकी कमी हो जाती है तो जानवर के खून के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो जानवर के जबड़े के नीचे या टांगों की निचली वाली जो साइड है उस पर जमा होना शुरू हो जाता है। बड़े जानवरों के अंदर, गाय भैंस के अंदर, ये पेट के नीचे उस जगह पर भी पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको एब्डोमिनल एडिमा कह देते हैं या इसको बॉटल जा या जनरलाइज्ड एडिमा कह देते हैं। तो बॉटल जा देखते ही आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जानवर में लिवर फ्लूक का हमला हो गया और उसमें लिवर फ्लूक की ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। बॉटल जा इज़ जस्ट अ साइन। बॉटल जा एक अलामत है सिर्फ, ये जानवर में किसी भी बीमारी की तशख़ीस नहीं है। दूसरे नंबर पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हिप्पोबायोसिस कहते हैं और इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को इस तरह बता सकता हूँ कि जो पेट के कीड़े हैं या स्टोमिक वर्म्स हैं जो जानवर के मैदे के अंदर, ख़ास तौर पर जो हेमोंकस कंटार्टस, ऑस्ट्राटेजिया और ट्राइकोस्ट्रोंगुलस टाइप के कीड़े हैं, ये हिप्पोबायोसिस में भी जाते हैं। हिप्पोबायोसिस क्या चीज़ है कि जब बाहर का एनवायरनमेंट जो कीड़ों के लिए अच्छा नहीं होता तो जो उनके लार्वे हैं वो जानवर के जिस्म के अंदर ही एक डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। जानवर के जिस्म के अंदर ही कीड़े जो उनसे लार्वे निकलते हैं, उनके बच्चे, वो अंदर ही सो जाते हैं। जैसे ही बाहर एनवायरनमेंट ठीक होता है, गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है, समर सीज़न स्टार्ट होता है, तो जो हिप्पोबायोसिस में कीड़े होते हैं जो डॉर्मेंट स्टेज में अंदर
मैदे की झिल्ली जो है उसके अंदर सोए पड़े होते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जानवर के अंदर एग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वो एग्स बाहर आकर जानवर के अंदर से बाहर खारिज होते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। और ये कंसेप्ट जस्ट सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए है कि जानवर की जो नस्ल है उसकी बका के लिए, कि जो कीड़े हैं उनकी बका के लिए वो एक डोरमेंट स्टेज में जाते हैं, वो सोए रहते हैं बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पर जो मैदे की एबोमेज़म की झिल्ली है उसके अंदर सोए रहते हैं। और जो ही बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है उनकी परवरिश के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए अच्छी एनवायरनमेंट आती है तो वो एक्टिवेट होते हैं और एग्स की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप लोग डिवर्मिंग करते हैं, जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं, तो जानवर के पेट के अंदर जो अडल्ट वर्म्स होते हैं वो तो दवाई के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो उसके लार्वे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं जो मैदे की झिल्ली के अंदर सोए पड़े होते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, उन पर उन दवाइयों का इतना ख़ास असर नहीं होता। तो कुछ देर के बाद जानवर के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, या 15 दिन के बाद अगर लार्वे मौजूद हैं तो वो 15-20 दिन के बाद अडल्ट वर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो लार्वे के ऊपर बहुत सारी दवाइयों का असर नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने डिवर्मिंग करनी है तो 15-20 दिन के बाद उसको रिपीट करना है, क्योंकि जो लार्वे स्टेजेस हैं उन पर बहुत सारी दवाइयों का असर नहीं होता। तो जो अडल्ट, जो बालिग वर्म्स होते हैं वो तो दवाई के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो लार्वे होते हैं उन पर असर नहीं होता, तो वो 15-20 दिन के बाद अडल्ट वर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो एक प्लान शेड्यूल है कि आप लोग साल में 4 दफ़ा जानवर की डिवर्मिंग करेंगे, उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएंगे 4 दफ़ा। जब आप लोग जो हेल्दी एनिमल्स हैं, जो बिल्कुल जानवर फिट हैं, उनकी भी आप लोग साल में 4 दफ़ा भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग करेंगे, उनको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएंगे। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल अगर कोई इनफरादी केस आता है जिसमें जानवर के पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनका हमला हो गया, तो आप लोग उसकी अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो साल में 4 दफ़ा डिवर्मिंग करनी है, दूसरे नंबर पर जो इंडिविजुअल केसेस हैं, अगर किसी जानवर में ज़्यादा हमला हो जाता है कीड़ों का तो आप लोग उसकी अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो एक प्रोटोकॉल है। इस बीमारी में काफ़ी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर जो सफ़ेद रंग की दवाइयाँ हैं जिनको वाइट ड्रंचेस कहते हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल है, ऑक्सफेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, ये सारी सफ़ेद रंग की दवाइयाँ होती हैं। ये भी इस बीमारी में कारगर साबित होती हैं, ये इस बीमारी में मौसर साबित होती हैं, लेकिन जो लार्वल स्टेजेस हैं उन पर इनका कोई ख़ास असर नहीं होता। दूसरे नंबर पर जो पीले रंग की दवाइयाँ हैं, जो आमतौर पर किसान मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से उन दवाइयों को जानते हैं, जैसे जो पठान लोग हैं वो इस दवाई को गड़बड़ के नाम से कहते हैं। तो ये दवाइयाँ भी इस बीमारी में मौसर साबित होती हैं। इनकी डोज़ सेफ़ होती है, ये आप लोग ज़्यादा डोज में भी दे सकते हैं, ये सेफ़ होती हैं और ये इस बीमारी में इफ़ेक्टिव हैं। तीसरे नंबर पर आप लोग नाइट्रोक्सिनिल, रेफोक्सानाइड और क्लोसेंटल जो साल्ट हैं ये भी इस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हिमोंकस कंट्राक्टस या जो स्टोमक के वर्म्स हैं इनमें इफ़ेक्टिव होती हैं। इन दवाइयों की ख़ास बात यह है कि इनकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहती हैं, तो ये ज़्यादा दिनों तक असर रखती हैं। तो ख़ास तौर पर जो नाइट्रोक्सिनिल साल्ट है वो आप लोग स्टोमिक वर्म्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में जो लिवर फ्लूक है उसकी जो सारी स्टेजेस हैं, उसकी जो अडल्ट और लार्वल स्टेजेस हैं, सारी स्टेजेस को कवर करता है। चौथे नंबर पर जो आइवरमेक्टिन ग्रुप है उसमें आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, आइवरमेक्टिन, ये साल्ट्स भी इस बीमारी में इफ़ेक्टिव हैं और ये भी इस्तेमाल होते हैं। इनकी भी हाफ़ लाइफ ज़्यादा होती है और ये साल्ट भी ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहते हैं और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। लास्ट में सबसे अहम बात यह है कि आप लोग साल में 4 दफ़ा जानवरों की डिवर्मिंग करें, उनको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। आप लोग ये इस बात को ज़हन से निकाल दें कि अगर जानवर हेल्दी हैं, अगर जानवर सेहतमंद हैं तो उनकी डिवर्मिंग नहीं करनी, उनको पेट के कीड़ों की दवाई नहीं पिलानी, क्योंकि जो हेल्दी जानवर हैं उनके अंदर भी स्टमक के या पेट के वर्म्स
मौजूद होते हैं। तो आप लोग साल में 4 दफ़ा डिवर्मिंग लाजमी करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर में जो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा होता है उसको, एक तो पेट के कीड़ों का ओवरलोड कम हो जाता है, दूसरे नंबर पर जानवर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। दूध देने वाले जानवर जो हैं उनमें दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जो गोश्त वाले जानवर हैं वो थोड़े और ज़्यादा मोटे ताज़े हो जाते हैं, उनमें जो वेट गेन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए 4 दफ़ा साल में डिवर्मिंग लाजमी करें। और साल्ट जो आपने दवाई इस्तेमाल करनी है वो रोटेट करके उसको बदल बदल कर आप लोग डिवर्मिंग करें। एक ही अगर डिवर्मिंग करते जाएंगे तो जो पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं वो उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, तो वो फिर उस दवाई का ख़ास असर नहीं होता। इसलिए जब भी दवाई इस्तेमाल करें तो नेक्स्ट टाइम आप लोग दवाई बदल कर इस्तेमाल करेंगे। 4 दफ़ा डिवर्मिंग करेंगे। और जो इंडिविजुअल केसेस, जो अगर 1, 2, 3 या 4 जानवर इनफरादी तौर पर केसेस आते हैं तो आप लोग उनकी अलहदा से डिवर्मिंग करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज के सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद इस तरह के सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।